दोस्तों, जून 2025 की ये बात है। एक लड़का मुंबई के कुर्ला स्टेशन पर एक ट्रेन जो कि कुर्ला स्टेशन से चलकर गोरखपुर को आने वाली थी, उस एक जनरल डिब्बे में एक साइड वाली जो सीट होती है खिड़की के बगल पर, उस पर बैठा हुआ था। और दोस्तों, डिब्बे में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि लोग पैर रखने तक के बारे में सोचते थे। तभी एक लड़की उसके सामने आकर खड़ी होती है, जिसकी उम्र लगभग 20 से 22 साल होती है। दिखने में बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी एक बार अगर उसको देखे तो देखता रह जाए। और उसके बाद दोस्तों, इतनी गर्मी थी कि हर आदमी पसीने से तरबतर हो रहा था। उसके बाद दोस्तों, वो जो लड़की थी, वो उस लड़के यानी दीपक को बार बार देखे जा रही थी। उसकी जो नज़रें थी वो दीपक के ऊपर थी। ये सब चीज़ें देखकर दीपक जो था वो अपने आप को बहुत ही खुश नसीब महसूस कर रहा था कि शायद उस डिब्बे में वो एक पहला इंसान ऐसा है कि उसको एक तो विंडो वाली सीट मिल गई थी उस गर्मी में, और उसके बाद एक खूबसूरत लड़की उसके सामने आकर खड़ी हो गई है जो उसे निहारे ही जा रही है। लेकिन दीपक को क्या पता था कि वही खूबसूरत बला उसके लिए उसके माथे का सरदर्द बन जाएगी, और थोड़ी ही देर में उसके ऊपर कैसी मुसीबत आने वाली है, शायद इस चीज़ से वो अनजान था। और वो सामने देख करके उस लड़की को बेहद खुश हो रहा था। लेकिन थोड़ी ही देर बाद धीरे धीरे जैसे वक्त बीतता है, दीपक के ऊपर एक एक मुसीबत आना स्टार्ट होती है। और उसके बाद दीपक जो है वो सोच भी नहीं पाता कि मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ। तो दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रोचक कहानी है, और इस कहानी को आप पूरा सुनिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप वीडियो देख लेते हैं, लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, प्लीज़ आप लोग लाइक और कमेंट कर दिया कीजिए, इससे हमारा मनोबल जो है वो बढ़ता रहता है। तो दोस्तों, ये कहानी में आगे बढ़ते हैं। दरअसल दोस्तों, 2025 मई की ये बात है। दीपक नाम का लड़का जो कि गोरखपुर आ रहा था नात रिश्तेदारों के यहाँ न्योता करने के लिए, मुंबई में रहकर अच्छा खासा पैसा कमा रहा था। और दोस्तों, उसके बाद उसको स्लीपर क्लास में रिजर्वेशन में टिकट नहीं मिलता, तो वो मजबूरी में जनरल डिब्बे में सफ़र करने के लिए मजबूर हो जाता। वो सोचता है कि एक दो रात की ही तो बात है, उसके बाद घर पहुंच जाएंगे, चलो किसी तरह से कष्ट करके निकल चलते हैं। दोस्तों, जैसे तैसे वो डिब्बे में एंट्री करता है, मारपीट कर करके वो एक सीट जो विंडो वाली सिंगल सीट होती है उसको कब्जा करता है और उस पर जाकर बैठ जाता है। दोस्तों, डिब्बे में देखते देखते इतनी भीड़ हो जाती है कि लोगों को एक कदम रखने में भी सोचना पड़ता था, क्योंकि लैट्रिन से लेकर पूरे डिब्बे में कम से कम 250-300 लोग भर जाते हैं, एकदम खचाखच भर जाता है। उसके बाद दोस्तों, उसके सीट के बगल में एक लड़की आकर खड़ी हो जाती है, और उसके साथ में उसकी माँ और उसकी मौसी होती हैं। वो जाकर के जो सीट के बीच में जो खाली पड़ा स्पेस होता है, जगह होता है, उस पर वो जाके जगह बनाकर बैठ जाती हैं। लेकिन लड़की जो थी वो उस जगह पर यानी बैठने को शायद तैयार नहीं थी। लेकिन जो लड़की थी वो आकर दीपक के सामने खड़ी हो जाती है। दीपक जो था वो उस लड़की को एक बार देखता है, और उसके नाक में परफ्यूम की जो खुशबू है वो धीरे धीरे आने लगती है, क्योंकि वो जो लड़की थी बहुत ही किसी ब्रांड का परफ्यूम मार रखी थी, बहुत ही बढ़िया महक रहा था। मंद मंद जो खुशबू थी वो दीपक के नाक में आ रही थी। दीपक अपने आप को बहुत ही खुशनसीब महसूस कर रहा था, क्योंकि एक तो उसको विंडो वाली खिड़की मिल गई थी उस भीड़ भाड़ में, और उसके बाद एक लड़की जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखने में थी
वो उसके सामने आके खड़ी हो गई थी और उसको ही देखे जा रही थी। दोस्तों लगभग 9 बजे के करीब एलटीटी स्टेशन से गोरखपुर के लिए वो ट्रेन रवाना होती है। उसके बाद लगभग 1 से 1.5 घंटे का वक्त बीतता है। अब ना कोई पानी वाला आता है इस डिब्बे में और ना ही कहीं कोई। अब दोस्तों ये जो लड़की होती है उसका नाम काजल होता है, वो एकदम प्यास से तड़प रही थी तभी, और पसीने से एकदम तरबतर थी। तभी जो दीपक होता है वो 4 लीटर पानी यानी 2 बोतल में भर करके लाया था, अपने बैग में रखा था। एक बोतल जो है वो निकालता है, कहता है कि आप पानी पिएंगी। तो जो काजल थी वो तो प्यास थी ही उसको, वो तुरंत बोतल पकड़ती है, 2-4 घूंट मारती है। उसके बाद सोचती है कि ये जो पानी है सिर्फ अपने लिए लाया होगा, फिलहाल मुझे दिया तो पूरा क्यों पी जाऊं। उसके बाद दोस्तों वो पूछती है क्या मैं और पानी पी सकती हूँ, तो दीपक कहता मैडम पी लो, पीने के लिए ही तो दिया हूँ। दोस्तों उसके बाद जो काजल होती है वो गटागट पानी को लगभग 1 लीटर ख़त्म कर देती है। उसके बाद दीपक के हाथ में पकड़ा देती है। फिर दीपक सोचता है इसकी माँ और इसके दो साथ में 2 औरतें हैं, उनको भी प्यास लगी होगी। उसके आगे फिर बोतल बढ़ाता है, कहते हैं जो आपके साथ में उनको भी दे दो। काजल जो होती है अपने माँ और मौसी को वो पानी आगे बढ़ाती है, वो लोग भी पानी पीती हैं और वो पानी जो पूरा बोतल था वो ख़त्म हो जाता है। हालांकि अच्छा हुआ कि उसने दूसरी बोतल नहीं निकाली थी जो 2 लीटर की थी, नहीं तो शायद वो भी ख़त्म हो जाती उसी वक्त। अब दोस्तों लगभग वहाँ से ट्रेन निकलने के बाद 2-2.5 घंटे हो जाते हैं। इधर जो काजल थी वो थक जाती है खड़े खड़े, और इन दोनों के आंखों में कुछ इशारे होते हैं, बातचीत होते हैं। फिर जो दीपक था वो थोड़ा सा अपनी सीट ऐसे खाली करता है और इशारा करता है क्या बैठना चाहोगी। काजल हाँ में सिर हिलाती है दोस्तों। उसके बाद जाके वो उसके बगल में उसी सीट पर बैठ जाती है। अब दोनों एक दूसरे के साथ में एक ही सीट पर बैठ जाते हैं। ये देख करके जो आस पड़ोस के जितने भी लोग 40-50 लोग बैठे थे वो एकदम हैरान रह जाते हैं। कुछ नए यंग जो लड़के होते हैं वो जेलस फील करते हैं, क्योंकि हर कोई उस लड़की को ही देख रहा था, क्योंकि वो इतनी बेहद खूबसूरत थी। कोई भी उसको देखता तो देखता ही रह जाता। अब दोस्तों उसके बाद आधे घंटे और चली थी, तभी जो काजल की माँ थी उसकी थोड़ी तबीयत खराब होने लगती है। उसको उल्टी से महसूस होने लगता है, चक्कर सा आने लगता है। फिर वो जो काजल को बुलाती है, काजल जो होती है वो अपनी माँ को विंडो के पास बुलाती है। तो जो दीपक होता है दोस्तों वो अपनी सीट छोड़कर उड़ जाता है, कहता है आंटी जी आप बैठ जाइए। वो वहाँ पर बैठकर विंडो के साइड में पलटियाँ करने लगती हैं। उसके बाद लगभग आधे घंटे तक वो वहाँ पर बैठी रहती हैं। जब उनको थोड़ा रिलैक्स महसूस होता है, आराम महसूस होता है, तो वहाँ से वो उठकर जाने लगती है। कहती है लो बेटा तुम्हारी सीट है, बैठ जाओ, कब तक खड़े रहोगे। तो कहता नहीं आंटी जी बैठे रहिए, आपकी तबीयत खराब है। तो कहती है नहीं मैं वहीं पे जाके बैठ जाऊंगी और अगर ज़रूरत महसूस होगी तो फिर आ जाऊंगी। दीपक कहता है ठीक है आंटी जी जैसी आपकी मर्जी। दीपक फिर उस सीट पर बैठता है। काजल और दीपक दोनों ही एक दूसरे से सट कर बैठे हुए होते हैं, क्योंकि वो जो सीट होती कितना ही होती आप लोग भी जानते हैं। दोस्तों अब लगभग 1 से 2 बज रहे थे। उस डिब्बे में लगभग एक दूसरे के ऊपर कोई एक दूसरे के ऊपर सर रखा हुआ है, हाथ रखा हुआ है, और लगभग हर आदमी एक दूसरे के सहारे सोने लगता है। इधर जो काजल थी वो दीपक से कहती मुझे भी नींद आ रही है। तो जो दीपक होता है वो अपना कंधा जो है वो थोड़ा नीचा कर देता है, कहता है लो सो जाओ। अब जो काजल है उसके कंधे पर अपना सर रखती है और सोने का प्रयास करने लगती है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं जो हाल दीपक का था, क्योंकि दीपक का जो दिल था वो एकदम धक धक कर रहा था। उसके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, बहुत सारे ख्याल चल रहे थे, और वही हाल शायद काजल का भी था। यानी दोनों का हाल एक ही तरह से था।
तभी जो दीपक था वो पीछे से ले जा कर के अपना हाथ काजल के कमर पर रख देता है और उसको पकड़ लेता है। तभी काजल की आँख खुल जाती है। जैसे उसकी आँख खुलती है वो अपना हाथ हटा लेता है। कहता है मैंने इसलिए पकड़ा था कहीं आप गिर ना जाओ। काजल कहती है कोई बात नहीं, आप पकड़ लो, नहीं तो वाकई में मैं गिर जाऊंगी। दोस्तों काजल भी चाहती थी कि वो मुझे पकड़ के रखे। अब दोस्तों लगभग ये पूरी रात बीत जाती है। अब जो काजल की माँ है वो पूरी रात को बीत गई, पूरा दिन बीत गया। इस बीच में कई बार उनकी तबीयत खराब हुई, कई बार वो आके उस सीट पर बैठी, घंटों घंटों पर बैठी, उसके बाद फिर वो जाके अपनी जगह पर बैठ जाती। ऐसे करते कराते लगभग दोस्तों रात में वो ट्रेन कानपुर पहुंचती है। कानपुर पहुंचने के बाद कानपुर से जब वो ट्रेन वापस चलती है, कानपुर स्टेशन से लगभग 1 से 2 किलोमीटर आगे निकली थी, तभी काजल के जो माँ थी जो उनकी तबीयत थी काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाती है, वो एकदम बेहोश हो जाती हैं। काजल जो थी वो रोने चिल्लाने लगती है, कोई मेरी मदद करो, मेरी माँ की जान बचाओ, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी, मैं बिन माँ की हो जाऊंगी। अब दोस्तों उस ट्रेन में कोई करता भी तो क्या करता, लेकिन जो दीपक था वो ट्रेन का जो चैन होता है वो खींच देता है। ट्रेन रुक जाती है। कहता है आप लोग यहीं उतर जाओ और टैक्सी पकड़ लो और किसी हॉस्पिटल में ले जाओ, और जो भी होगा मैं यहाँ देख लूँगा। काजल कहती कहती नहीं, आप भी मेरे साथ चलो, मेरे साथ में ऐसा कोई है नहीं, तो आप भी मेरे साथ में चलो, ताकि और आपके अलावा मेरा को यहाँ पे है ही कौन। अब दोस्तों दीपक जो था वो भी कहीं ना कहीं इन लोगों को अकेला छोड़ना नहीं चाहता था। वो भी ट्रेन को छोड़ करके उतर जाता है और उसके बाद एक टैक्सी पकड़ते हैं ये लोग, हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाने के बाद जो डॉक्टर्स होते हैं वो चेकअप करते हैं, जांच करते हैं। जांच में पता चलता है इनको तो हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर कहते हैं इनका एंजियोप्लास्टिक करना पड़ेगा और इसमें खर्चा काफ़ी आएगा। अब इन लोगों के पास तो पैसे थे नहीं, वही बस खर्चे बर्चे के लिए पैसे थे। लेकिन जो दीपक था वो मुंबई में रहकर अच्छा खासा पैसा कमा रहा था, उसके अकाउंट में 2-3 लाख रुपए पड़े थे। वो कहता है डॉक्टर साहब आपको जो करना है आप कीजिए, पैसे का टेंशन आप मत लो। अब दोस्तों एंजियोप्लास्टिक करने में लगभग 1.5 लाख रुपए का खर्चा आया। वो पैसे भरता है और जो काजल की माँ होती है उसका सर्जरी होता है। उसके बाद सुबह होते होते जो काजल के घर वाले होते हैं वो गोरखपुर से कानपुर पहुंच जाते हैं। अब कानपुर पहुंचने के बाद जो दीपक था वो घर वालों की कुछ बातें सुनता है। कहता है कि बातें बहुत बढ़ गई, अब शादी कैसे होगी कैसे नहीं होगी, दोनों लड़कियों की शादी होना है। अब जो उसके काजल के पिताजी होते हैं, जो काजल के चाचा जी होते हैं, तो काजल के चाचा की लड़की की शादी थी लगभग 1 हफ्ते में, और काजल की भी शादी उसी दिन थी एक ही मंडप में। तो इन लोगों को जब बातें करते सुनता है जो दीपक होता है, तो काजल से कहता क्या तुम्हारी भी शादी है? काजल कहती है हाँ मेरी भी शादी है। दीपक कहता तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कहती है मैंने तुम्हें पहले इसलिए नहीं बताया कि कहीं तुम मेरी मदद ना करो, कहीं ना कहीं मेरी गलती है इस चीज़ में। दीपक कहता है तुम्हें बता देना चाहिए था, तुम्हें नहीं पता मैंने तुम्हें लेकर के क्या क्या सपने संजो लिए थे, क्या क्या सोच लिया था। काजल कहती है बताओ ना क्या क्या सोच लिए थे। दीपक कहता है बताने से क्या फ़ायदा मैडम। अब दोस्तों जो काजल थी वो दीपक के सीने पर सर रखकर रोने लगती है, कहती बताओ ना। दीपक के जो दिल में था वो सब कुछ बता देता है। काजल कहती है तुम्हें क्या लगता है जितना प्यार आप मुझसे करते हो कहीं उससे ज़्यादा प्यार मैं आपसे करती हूँ, और आप ये चीज़ नहीं समझ रहे हो। कहता है लड़का तुमने देखा है? वो कहती है नहीं मैंने नहीं देखा है, जो मेरे दादा हैं, जो मेरे चाचा जी हैं, उन्होंने लड़का देखा है। मैं तो मुंबई ही रहती हूँ, मेरे पिताजी जो हैं वो राजमिस्त्री का काम करते हैं मुंबई में, मैं अपनी माँ बाप की इकलौती लड़की हूँ,
और मेरा ना कोई भाई है ना बहन है, तो इसलिए हम लोग पिताजी के साथ में ही रहते हैं। चाचा जी जो गांव में रहते हैं, दादाजी गांव में रहते हैं, इसलिए उन्होंने लड़का देख रखा है और हम दोनों बहनों की शादी एक ही तारीख को और एक ही मंडप में है। बस जो लड़का है वो अलग अलग गांव के हैं, इतना ही फर्क है। अब दोस्तों, जो डॉक्टर होते हैं वो 4 से 5 दिन काजल की माँ को रखते हैं। जब ये लोग डॉक्टर्स को अपनी मजबूरी बताते हैं तो डॉक्टर जो होते हैं वो शादी के 2 दिन ठीक पहले काजल की माँ को वहाँ से छोड़ देते हैं। उसके बाद ये लोग उनको लेकर के गोरखपुर आते हैं। गोरखपुर आने के बाद जो दीपक था वो फिर अपने घर जाने लगता है। काजल जो होती है वो कहती है कहाँ जा रहे हो, कहता मेरा यहाँ क्या काम है, मैं अपने घर जा रहा हूँ। कहती है क्या बस इतना ही रिश्ता था, क्या तुम मेरी शादी तक नहीं रुक सकते। दीपक कहता है क्या करूँगा रुक के, तुम्हें विदा होते हुए देखूंगा, शायद मैं नहीं देख पाऊंगा। काजल कहती है नहीं रुको, तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरे लिए। वो अपनी कसम दे देती है दीपक को। इधर जो काजल की बहन होती है उसका नाम पिंकी होता है, वो भी उससे रिक्वेस्ट करती है, कहती है रुक जाइए आप, हम लोग ये शादी तक के, उसके बाद आप चले जाना और जो पैसे हैं वो पैसे तो आपको मिल ही जाएंगे, लेकिन जो आपका एहसान है वो हम कैसे पूरा करेंगे, इसलिए मैं जहाँ भी रहूँगी आपको याद करती रहूँगी। ये काजल दीपक से कहती है। उसके बाद एक दिन बीतता है, तीसरे दिन बारात ही आनी थी। शादी के दिन बारात आती है। बारात आने के बाद शाम को जब बारात आ जाती है तो जो बाराती होते हैं, जो काजल के चाचा की लड़की शादी थी वो बारात अलग से आती है, काजल की बारात अलग से आती है। लेकिन जो काजल की बारात आनी थी, काजल के पिताजी ने उन लोगों से बात किया था कि भाई ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी ऐसी दिक्कत है, अगर आप लोग कहें तो इस शादी को हम लोग टाल सकते हैं, शादी बाद में करें, क्योंकि हमारे पास ऐसी ऐसी मुसीबत आ गई है। तो उन लोगों ने, लड़के के जो पिताजी थे वो कहे थे कि नहीं, शादी तो होगी उसी डेट में होगी, बस जो भी कम ज़्यादा होगा वो देख लिया जाएगा। जो बाराती वगैरह हैं वो हम बहुत कम लाएंगे, उसकी आप चिंता मत कीजिए। लेकिन होता उसका उल्टा है। जो बाराती थे वो उतना ही मात्रा में आए थे जितना लोग अमूमन लाते हैं। अब खाने पीने में भी काफ़ी कमियां हो गई, अब काफ़ी बेइज्जती होने लगी। इधर उस खाने पीने के लिए लड़ाइयाँ झगड़े होने लगे। किस तरह से मामला सॉर्ट आउट होता है, वो लोग सोचते हैं मुझे शादी करने से मतलब है बहू लेकर मैं निकल जाऊं, खाने पीने में क्या रखा है। उसके बाद दोस्तों जयमाल का वक्त होता है। जयमाल जो था 2 स्टेज लगा था, पिंकी का अलग, काजल का अलग। अब दोस्तों काजल अपने दूल्हे के साथ में मंडप में बैठी थी और जो पिंकी थी वो अलग अपने स्टेज पर बैठी थी। तभी जो काजल होती है उसके नाक में दारू की स्मेल आती है। वो सोचती है यहाँ पर दारू पी के कौन बैठा हुआ है। फिर उसको एहसास होता है कि शायद ये दूल्हा जो है वही दारू पी के बैठा हुआ है। वो अपना मुंह थोड़ा सा उसके नज़दीक ले जाती है। जैसे उसके और नज़दीक ले जाती है, ऐसा लग रहा है कि वो पूरा दारू का गैलन ही अपने शरीर में उड़ेल लिया हो। तुरंत वो खड़ी हो जाती है, कहती है तो दारू पी के आया है, मैं शादी नहीं करूँगी। अब दोस्तों हंगामा फिर से स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों जो दूल्हे का बाप होता है वो आगे आता, कहता नहीं ऐसी बात नहीं है, हम लोगों के यहाँ एक रस्म होती है, जब बारात विदा होने लगती है तो एक घूंट दारू जो है वो दूल्हे को पिलाया जाता है, ताकि दूल्हा ससुराल में जाने के बाद नर्वस ना रहे। और उसी रस्म के तहत दूल्हे को पिलाया गया होगा, वो कहीं एक घूंट पीने के बजाय 2-4 घूंट पी लिया होगा, बाकी वो शराबी नहीं है। लेकिन दोस्तों जब दूसरे जो बाराती वाले थे उनसे पूछा गया तो वो बारात भी उसी गांव के बगल से आई थी। वो लोग कहते हैं हमारे यहाँ ऐसी कोई रस्म ही नहीं है, क्योंकि दही शक्कर खाने का तो रस्म है, लेकिन दारू पी करके निकलना ऐसी कोई रस्म तो है नहीं। अब दोस्तों हंगामा जो था वो बढ़ता जाता है। देखते देखते पुलिस बुला ली जाती है। पुलिस जब आती है तो वो
जब जांच करती है तो उसको पता चलता है कि दूल्हा ही नहीं, दूल्हे का बाप भी पिया हुआ है, दूल्हे का जो भाई है वो भी पी के बैठा हुआ है, यानी जो पूरे घर वाले थे वो भी पूरे घर वाले दारू में एकदम टल्ले थे। दोस्तों, अब जो पुलिस वाले थे वो कहते हैं कि ऐसे में ऐसे लड़के से कौन सी लड़की अपना शादी करना चाहेगी जब पूरा खानदान ही दारू पी के बैठा हुआ है। अब पुलिस वाले जो दूल्हे वाले थे उनके ऊपर दबाव डालती, कहती जो भी अपना लेना देना है वो सल्टाओ, और नहीं तो तुम्हारे पर FIR इनकी तरफ से करके तुम्हें जेल में डाल देंगे। दोस्तों, अब वो जो बारात थी उसी रात में वापस हो जाती है बिना शादी के, लेकिन जो पिंकी की शादी थी वो धूमधाम से होती है और पिंकी की जो विदाई है वो सुबह हो जाती है, वो अपने ससुराल चली जाती है। अब जो काजल थी वो एक कमरे में बैठकर रो रही थी, वो भी इसलिए नहीं रो रही थी कि उसकी शादी टूट गई, इसलिए रो रही थी कि उसके पिताजी का इतना नुकसान हो गया, उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई, उसमें तमाम सारे पैसे लगे। तभी दोस्तों जो दीपक होता है वो वहाँ पे पहुँच जाता है, देखता है काजल रो रही है, वो उसके पास जाता है, उसको ढांढस बंधाता है। जो काजल होती है वो उसके सीने पर सर रख के वो एकदम रोने लगती है, कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं दारू की वजह से शादी कैंसिल कर दी हूँ? नहीं, तमाम सारी लड़कियों का शादी ऐसे हो जाता है पियक्कड़ लड़कों से जानते हुए भी, और शायद अगर तुम मुझे नहीं मिलते तो मैं भी ये शादी कर लेती, क्योंकि ये लगभग आम बात हो गई है। ये शादी कैंसिल करने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद था, जो आपका चेहरा था वो मेरे नज़रों से हट नहीं रहा था, और इसलिए मुझे मौका मिल गया इस शादी को कैंसिल करने का, और वो मौका मैं गंवाना नहीं चाहती थी। अब दोस्तों, ये जो कहानी थी कुर्ला के स्टेशन से स्टार्ट हुई थी, गोरखपुर में आके ख़त्म हुई थी, वो कहानी शादी के मंडप तक जा पहुंची, और इन दोनों की जो शादी है वो पिछले 4 नवंबर को हुई है, और अब ये दोनों धूमधाम से शादी करके राजी खुशी से अपना जीवन स्टार्ट कर चुके हैं, अपनी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर चुके हैं। आप लोग दुआएं दें कि इनका जो जीवन है वो खुशी से बीते। बस ये कैसी लगी है आपको ये स्टोरी, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो, किसी रियल स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।